उत्तर प्रदेश जिसको लेकर आजकल सियासी गर्माहट बहुत तेज है। अखबार और मीडिया के पन्ने ज़्यादा ही काले हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लगातार गोलियों की आवाज़ तेज हो रही है। गड़गड़ाहट इतनी तेज है कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक के रास्ते खचाखच बातों से, ख्यालों से, षड्यंत्रों से भरे पटे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। इतिहास गंगा के आज के मंच पे उन हत्याकांडों के बारे में बात करेंगे जिनके कारण उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। सबसे ज्वलंत मुद्दा इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में है अतीक अहमद और अशरफ की हत्या। उसके चंद दिनों पहले ही अतीक के बेटे असद और उसके एक साथी गुलाम का पुलिस इनकाउंटर करती है। कुछ अलग अलग जगहों पर अलग अलग तथ्य हैं, कुछ अलग अलग तार हैं जिनको हम आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है उनके जोड़ने से कुछ ऐसे निष्कर्ष निकले जो भविष्य में सच साबित हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो राज पर्दे के पीछे है वो पर्दे के पीछे ही रह जाए, क्योंकि जो उन्हें मुकम्मल कर सकता था वो अब यहाँ नहीं है। 15 अप्रैल की शाम केल्विन हॉस्पिटल के सामने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। उसी समय कुछ मीडिया कर्मी उनके सामने माइक लगाकर रूटीन सवाल पूछते हैं, आप अपने बेटे के जनाजे में क्यों नहीं गए, और संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे थे। वो कुछ बोल पाता, लगातार एक नाम ले रहा था, गुड्डू मुस्लिम का। उसके पहले ही एक फायर उनके कान से सटे हुए रूप में होता है अतीक अहमद ढेर, और जब तक अशरफ अतीक को देखता है तब तक अशरफ भी ढेर। फिर लगातार 3 बदमाश उनके ऊपर शूट करते रहते हैं। मुझे लगता है कि उनको जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि ये मर गए हैं तब तक वो शूट करते हैं। ये तो है घटना। अब घटना को अंजाम किसने दिया? घटना को अंजाम दिया है 3 लड़कों ने जिनकी उम्र महज 18 से 23 साल के बीच में है। यह सच है कि तीनों के ऊपर कुछ ना कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनके नाम क्या है? हनी सिंह, अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी। तीनों अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, कासगंज, हमीरपुर, बांदा, कुछ के तार उत्तर प्रदेश के बाहर यानी कि हरियाणा और पानीपत से भी जुड़े हुए हैं। सबके ऊपर कुछ ना कुछ केसेस हैं, यानी कि वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने वाले लड़के थे। लेकिन कोई भी अपराधी इतना बड़ा नहीं था कि वो अपराध जगत के सरताज के सर पे गोली मार के उसे ढेर कर सके। स्पष्ट है कि यह किसी और के कारनामे को अंजाम दे रहे थे। उनके पास जो हथियार थे वो मेड इन तुर्की थे, जिनकी कीमत लगभग 7 से 9 लाख रुपए के बीच में है। इससे स्पष्ट है कि उनके बस का या उनके ताबे का तो नहीं था कि वो इतने अच्छे हथियार अरेंज करते, फिर उसको गोली मारते, फिर जय श्री राम के नारे लगाते और खुद को सरेंडर कर सकते। इस योजना की जो पटकथा है वो कहीं भी लिखी गई हो वो अलग बात है। गुड्डू मुस्लिम, जिसका नाम अतीक अहमद अपने मरने के जस्ट पहले ले रहा था, यह अतीक अहमद का ही गुर्गा है गुड्डू मुस्लिम, जिसने उमेश पाल हत्याकांड में सरेआम झोले से बम निकाल के मारे थे, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है। पुलिस का ऐसा कहना है कि उसकी लास्ट लोकेशन कर्नाटका की थी, जो अभी तक ट्रेस नहीं हो पा रही थी। लगातार वो प्रयास में है, जल्द ही वो पकड़ा जाएगा और उसके साथ जो भी न्याय होना होगा वो भविष्य में पता चलेगा। अब देखिए, अतीक की हत्या के कुछ दिनों पहले किस प्रकार की घटनाएं घट रही थी। अतीक लगातार अपने जुर्म कबूल कर रहा था। उसने यह भी मान लिया था कि उसका पाकिस्तान से कनेक्शन है, पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से कनेक्शन है। वह हथियार मंगवाता था, ड्रोन के माध्यम से हथियार आते थे, उनको वो खरीदता था, फिर देश में आतंकी गतिविधियों के लिए उनको सर्कुलेट करता था। कुछ दिन पहले वो कौशाम्बी भी गया था पुलिस के साथ, उसने वो हथियार भी बरामद करवाए। अपने पुत्र की हत्या से वो इतना बौखला गया था, सदमे में था, और ऐसा माना जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं सरकारी गवाह बनने के लिए भी तैयार है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ लड़के आते हैं, उसको गोली मारते हैं और जिंदगी खत्म।
कारण है मित्रों, कारण ये है कि कुछ दिनों पहले उसने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा था कि मैंने एक खत तैयार किया है जो कि लिफाफा बंद है, और वह खत अगर मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो वो माननीय उच्च न्यायालय और माननीय मुख्यमंत्री के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा। उस खत में क्या हो सकता है? जहां तक मीडिया कर्मियों के माध्यम से या समाचार चैनलों के माध्यम से या अन्य सूत्रों से पता चला है तो यह है कि उस खत में करीबन 14 ऐसे लोगों का नाम है जिसके साथ उसका रुपए का लेन देन था, हथियारों का लेन देन था, राजनीतिक पेच फंसे हुए थे, या उन 14 लोगों को उससे फायदा होता या उसके ना रहने से उनको नुकसान होता। उन सब की लिस्ट बनी हुई है। उसको लगता था कि मुझे इन्हीं में से कोई मरवा भी सकता है। एक वीडियो और वायरल हो रहा है। वह वीडियो लगभग 19 साल पहले का है, जिसमें उसने खुद कहा है कि मेरी मौत कुछ ऐसे ही तरीके से होगी जैसे कि हो गई। अब देखिए, जितने भी विपक्षी धड़े हैं वो सब लगातार सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। वहीं पक्षधर लोग जो भी सत्ता की तरफ से बोल रहे हैं वह लगातार यह कह रहे हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रखा है। जो भी लोग आताताई बनने की कोशिश कर रहे थे उनका यही हश्र होगा। लेकिन उसके बाद भी यह सवाल तो उठता है, और यह सवाल सत्ता से ही पूछा जाना चाहिए कि जिस प्रकार अपराधियों को दंड दिया गया, क्या वो सही है? बिल्कुल, वो जिस लायक थे उनको दंड दिया जाना चाहिए था, लेकिन अगर इस प्रकार ही दंड दिया जाना है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की क्या जरूरत है, ऐसा विपक्षी भी कह रहे हैं। लेकिन सरकार अति अलर्ट मोड में है। दो आयोग गठित कर दिए गए हैं जिनको 2 महीने के अंदर सारी रिपोर्ट देनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से रिपोर्ट बनकर गृह मंत्रालय और दिल्ली को चली गई है। सारे विपक्षी नेता एक ही ढपली के एक ही राग में अलाप रहे हैं कि गलत है, गलत है, गलत है। गलत और सही यह तो भविष्य ही निर्धारित करेगा, लेकिन क्या अतीक अहमद कुछ ऐसे राज अपने साथ लेके चला गया है जो कि खुलते तो कई सारे व्हाइट कॉलर अपनी कॉलर नहीं बचा पाते? क्या जो लोग आज उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं उसके मरने से उनको भी फायदा हुआ है? क्या वो खत कई सारे ऐसे नाम खोलेगा जो अभी तक आंखें तरे रहे हैं, और अगर उनका नाम आया तो शायद छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी? यह भविष्य तय करेगा, लेकिन जितने भी तार अभी उलझे हुए हैं जब वो सुलझेंगे तो कहानी कुछ और होगी, और जब कहानी साफ होगी तो बहुत सारे नकाब भी उतरेंगे, और जो नकाब उतरे तो फिर कहानी कुछ और होगी। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।